हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि जो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं उनके फंक्शंस क्या है, उनके ड्यूटीज़ क्या है और किस आर्टिकल्स में उसके बारे में कहा गया है और उसके यूजेस भी क्या है। आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट रहते हैं इनका क्या काम रहता है, इनके फंक्शंस क्या है, साथ ही आर्टिकल्स में कहाँ इनके बारे में कहा गया है और इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपको आज की क्लास में आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में साथ साथ बताते चलूँगा, ताकि आपको जो पुराना का चीज़ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वो भी आपको रिकेप होते जाए। अगर आप लोग इस चैनल में न्यू है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की हमने बात की थी, उसका जो प्रावधान दिया गया था वो किस में दिया गया था? आर्टिकल 76 में दिया गया था। लेकिन जो आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है उसके बारे में किस में कहा गया है? आर्टिकल 165 में कहा गया है। आर्टिकल 165 है वो आपका क्या करता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का जो सीट है वो बताता है। साथ ही बात करें तो ये जिस तरीके से जो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर थे आपके कहाँ? सेंट्रल लेवल पे। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उसी तरीके से आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं। बस फ़र्क इतना रहता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो रहते हैं वो यूनियन लेवल पे रहते हैं, जबकि जो आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट रहते हैं वो आपके स्टेट लेवल के लिए रहते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो रहते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि आपके स्टेट को एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो रहते हैं वो आपको स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जैसे कि आपके हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं यूनियन लेवल पे, उसी तरीके से एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट क्या होते हैं? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट लेवल पे। ये भी जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या थे? चीफ लीगल एडवाइज़र थे ना, उसी तरीके से जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट रहते हैं वो भी चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं, मगर ये किसके होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के होते हैं। जबकि आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते थे चीफ लीगल एडवाइज़र वो आपके होते थे गवर्नमेंट ऑफ यूनियन, यूनियन गवर्नमेंट के होते थे। आपकी जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या करते थे? एडवाइस करते थे यूनियन गवर्नमेंट को, आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट क्या करेंगे? एडवाइस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट देखते हैं इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। देखिए, जो आपका ये ऑफिस रहता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया का, ये किसी न किसी के प्लेजर पे रहता है, क्योंकि ये जो लॉयर होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, इनका जो बेसिकली मोटिव रहता है वो आपके इस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना रहता है, एक या तो यूनियन लेवल के गवर्नमेंट को या फिर स्टेट लेवल के गवर्नमेंट को। और ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर भी कि गवर्नमेंट किसको अपना चाहते हैं, जो कि एक फैत बना रहे। जो आपके लॉ ऑफिसर के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक फैत बना रहना वो बहुत ज़रूरी है। इस कारण से ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करना चाहते हैं। और साथ ही ये जो पावर दिया गया है वो आपको, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मैंने आपको बताया था, इसका पावर दिया गया है, इसके अपॉइंटमेंट का किसको दिया गया है? प्रेसिडेंट को दिया गया है। उसी तरीके से जो आपका एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है उसका अपॉइंटमेंट का जो पावर दिया गया है वो गवर्नर को दिया गया है। देखिए, एक सिंपल सा एक सीक्वेंस चल रहा है। जिस तरीके से यूनियन में आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पावर किसको दे दिया गया था? यूनियन के जो सुप्रीम हेड है प्रेसिडेंट को दे दिया गया था। और साथ ही एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का पावर किसको दिया गया है अपॉइंट करने का? वो आपको दे दिया गया है स्टेट के गवर्नर को दे दिया गया है। तो एक यूनियन और आपका स्टेट के लेवल पे चल रहा है। क्लियर है सबको को? क्या होना चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए? ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। हम लोगों ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में भी यही देखा था, सेम वही है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के लिए। देखिए, यहाँ पर एक डिफरेंसेस आ जाता है, वो ये कि जो आपने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था उसमें था कि द पर्सन शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम और टू अपॉइंट एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो क्वालिफिकेशन रहता है कहाँ? जो आपके हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो आपका, सॉरी, आपका क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, है ना। लेकिन इसमें हम लोग बात करेंगे जब भी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात करेंगे तो उसका क्वालिफिकेशन क्या होता है? क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ हाई कोर्ट। इनको हाई कोर्ट के जज के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे उनको क्वालिफिकेशन किसकी चाहिए थी? सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन चाहिए थी, उस सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन। बात कर लेते हैं टर्म्स की। कोई स्पेसिफाइड टर्म नहीं है, जैसा कि आपको पहले भी पता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में भी नहीं था, उसी तरीके से आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट में भी नहीं है। होता क्या है, जो ये
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसके प्लेजर में रहते थे? प्रेसिडेंट के प्लेजर में रहते थे। प्रेसिडेंट जब चाहे उसे हटा सकती थी। उसी तरीके से जो आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं वो भी किसके प्लेजर में रहते हैं? गवर्नर के प्लेजर में रहते हैं, और गवर्नर जब चाहे उन्हें हटा सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डज नॉट मेंशंस प्रोसीड्यूर्स एंड ग्राउंड ऑफ हिज रिमूवल। कोई भी रिमूवल का प्रोसेस नहीं है। प्रेसिडेंट जो आपके गवर्नर है जब चाहे इनको रिमूव कर सकते हैं। साथ ही ये अपना रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं। किसको देंगे रेजिग्नेशन? गवर्नर को देंगे। एजीआई किसको देते थे रेजिग्नेशन? प्रेसिडेंट को देते थे। ओके, साथ ही जब क्या होता है ना, बेसिकली ये कन्वेंसली हो गया। कन्वेंसली हो गया, आप इस वर्ड पे गौर कीजिएगा। कन्वेंसली ये हो गया ना कि जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे वो आपके जब भी गवर्नमेंट चेंज होती थी यूनियन लेवल पे तो वो क्या कर देते थे? रिमूव्ड हो जाते थे। उसी तरीके से ये कन्वेंसली ये हो गया है कि स्टेट गवर्नमेंट भी जब भी रिजाइन करती है या फिर लैप्स हो जाती है, जो गवर्नमेंट रहती है या फिर रिप्लेस हो जाती है, तो क्या होता है कि जो आपके एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है वो भी रिप्लेस हो जाते हैं। तो ये कन्वेंसली है। आप इस वर्ड को हमेशा याद रखें कि जो भी होता है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर कन्वेंसली हो रहा है। ड्यूटीज़ की बात करें तो देखिए ये चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं। किसके? गवर्नमेंट के ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं। ही एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल लीगल, जितने भी लीगल मैटर रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो उनमें क्या देता है? एडवाइस। देखिए ये टर्म को भी याद रखिएगा, एडवाइस केवल देते हैं आपके गवर्नमेंट को। कोई जरूरी नहीं है गवर्नमेंट को कि इनकी बात माननी है। ये क्या है? एडवाइस केवल देते हैं ना, बाइंडेड नहीं है गवर्नमेंट इनकी बात को मानने के लिए। ही ऑल्सो इज ए प्राइमरी लॉयर। प्राइमरी लॉयर काम करते हैं किसके? गवर्नमेंट के। प्राइमरी लॉयर के तौर पर काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। ओके, और साथ ही जब भी गवर्नर कुछ भी चीज़ उसको रेफर करता है लीगल मैटर तो उनको उसको फॉलो करना पड़ता है। ही ऑल्सो परफॉर्म, कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बना और कॉन्स्टिट्यूशंस लॉ वगैरह बने जिसमें उसको मेंशन किया गया है उनके काम को, तो उनको वो परफॉर्म करना पड़ेगा। गवर्नर जो भी आपको रिफ़र करते हैं मैटर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। किसको? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को। जिस तरीके से आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में होता था, प्रेसिडेंट कुछ भी रिफर करे तो उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को फॉलो करना पड़ता था, उसी तरीके से एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को हर वो रिफर जो भी गवर्नर करेंगे जो भी लीगल मैटर पे उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। वही सिंपल है आपका लीगल केसेस वेयर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट रिलेटेड। कोई भी अगर केस है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हो कोई और आप क्या कर रहे हो गवर्नमेंट के खिलाफ ही अगर खड़े हो जा रहे हो। हाँ, आप उसको पोस्ट अगर आप निकल जाते हो, पोस्ट रिजाइन कर देते हो, उसके बाद आप उसके खिलाफ अगेंस्ट लड़ सकते हो, लेकिन जब तक आप पोस्ट में हो, आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते हो। ये है सिंपल सा आपका लॉजिक। क्या बना यहाँ पे? रिप्रेजेंट करते हैं किसको? स्टेट गवर्नमेंट को इन एनी रेफरेंस बाय गवर्नर। गवर्नर जब भी बोलेंगे उसको रेफरेंस करने हैं वो कर सकते हैं। साथ ही क्या होते हैं, जिस तरीके से आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहते थे वो किसी भी कोर्ट में जा सकते थे, अटेंड कर सकते थे कोर्ट को। साथ ही जो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहते थे वो पार्लियामेंट में भी भाग ले सकते थे, है ना, भले उनको वोट देने का राइट नहीं था। उसी तरीके से यहाँ पर आपका क्या है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को भी कुछ कुछ दिया गया है पावर्स, जिसमें क्या है उनके फंक्शन में वो भी स्टेट में जितने भी कोर्ट्स है उसमें जाके अटेंड कर सकते हैं कोर्ट। साथ ही वो जो आपकी स्टेट की असेंबलीज रहती है उसमें भी जाके आपके क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भले उनको वोट देने का अधिकार नहीं रहता है। साथ ही अगर बात करें तो कुछ ऐसे कमिटीज़ बनाई जाती है जिसमें इनको एज ए नेम्ड पर्सन अपॉइंट किया जाता है, तो इसमें भी वो उनका अपॉइंटमेंट रहता है, उनको भी रहना जरूरी रहता है। लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। हमने एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया में भी लिमिटेशन देखा था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में भी हम लोगों ने लिमिटेशन देखा था, तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट में भी कुछ लिमिटेशन है। शुड नॉट एडवाइस और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। पहला चीज़ है, शुड नॉट एडवाइस और होल्ड अ ब्रीफ इन केस इन विच ही इज कॉल्ड अपॉन द एडवाइस और अपेयर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि स्टेट के खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के खिलाफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट खड़े नहीं हो सकते। should not defend accused person in criminal prosecutions without the permission of government of state। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के परमिशन के बिना किसी को भी डिफेंड नहीं कर सकते अक्यूज को किसी भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में। तो यही सब चीज़ें जो आपने पढ़ रखा है। साथ ही वो कहीं पे भी गवर्नमेंट एज ए डायरेक्टर जो रहते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट रहते हैं, डायरेक्टर का पोस्ट या फिर किसी कंपनी में कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई भी पोस्ट नहीं ले सकते हैं, ओके, जब तक कि गवर्नमेंट उसको अपॉइंट ना करे। तो दोस्तों यही था आपका जो बेसिकली सा लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको नॉलेज मिला है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही आगे आप पढ़ते रहे बढ़ते रहे। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, कीप लर्निंग।